हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एनर्जी ऑफ फेस चेंज। सर ये तो न्यू टॉपिक है। मैं हूं ना, ठीक है। एनर्जी ऑफ फेस चेंज करेंगे कि एनर्जी ऑफ फेस चेंज हमारे पास क्या होता है। फिर हम करेंगे सब्लिमेशन, डिपोजिशंस, इवापोरेशंस, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिपोजिशन, ये सब हम करेंगे। फिर हीट ऑफ इवापोराइजेशन, फिर हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्सेट्रा, इंथैल्पी चेंज, एनर्जी ऑफ फेस चेंज को इसको बोलते हैं। ये सब हम करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हमारे पास हेडिंग है एनर्जी ऑफ फेस चेंज, एनर्जी ऑफ फेस चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि ये फेस चेंज हमारे पास क्या होता है। ये फेस चेंज हमारे पास क्या होते हैं, तो अपने पास हेडिंग डाल दे, नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दे। देखो, अगर एक टॉपिक आप जस्ट वॉच करते हो और नोट्स नहीं बनाते तो मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि इसको याद करने के लिए आप 2 दफा फिर दोबारा फिर वॉच करोगे, फिर नोट्स बनाओगे। तो बेहतर है कि पहली दफा नोट्स बनाते रहो। फेस चेंज, फेस चेंज हमारे पास क्या होता है? फेस चेंज हमारे पास क्या होता है? तो फेस चेंज हमारे पास ये है, द चेंज इन स्टेट ऑफ समथिंग are called phase change। समझा रहा हूँ ये भाई, समझा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ बेटा। are called phase change। the change in state of something are called phase change। क्या होता है हमारे पास? phase change। देखो कैसे, ऐसे ये हमारे पास जो है आइस है। क्या है हमारे पास? आइस। अरे यार, वाटर वाले आइस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको बर्फ बोलते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। कितना नेगेटिव हो तुम यार। चलो, आइस है हमारे पास। क्या है हमारे पास? आइस है। अब ये आइस हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये हमारे पास फ्रीज में है। अब जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हो और कुछ टाइम के लिए रखते हो तो ये आपके साथ जो है किस में कन्वर्ट होता है? ये जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। अब देखो, इससे पहले आइस का स्टेट क्या था? आइस का स्टेट जो था ये सॉलिड था। क्या था? सॉलिड। अब सॉलिड से ये बन गया लिक्विड। क्या बन गया? लिक्विड। वाटर आपके पास आ गए, ये बन गया। तो मतलब इसका स्टेट अब जो है लिक्विड है। अब सॉलिड एक स्टेट है मैटर का, लिक्विड दूसरा स्टेट है मैटर का, ठीक है। तो मतलब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर चला गया। तो मैंने डिफिनेशन में ऐसा लिखा, द चेंज इन स्टेट ऑफ समथिंग, किसी चीज के स्टेट में चेंज आना, तब्दीली आना, उसको मैं कह रहा हूं पेस चेंज। क्योंकि ये पेस असल में बोलते हैं स्टेट को। तो ये स्टेट कैसे करना है, ठीक है। वो स्टेट नहीं यार जो रियासत है, वो नहीं, हालत जैसे हम बोलते हैं यार, आप भी क्या हो, हालत है, ठीक है, हालत है हमारे पास, कंडीशन जो है। तो अब यहां पर आइस बर्फ था और यहां पर लिक्विड स्टेट आ गया। तो यहां पर ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, दिस चेंज आर कॉल्ड फेज चेंज। क्या बोलते हैं? फेज चेंज। अब देखो, यहां पर हमारे पास लिक्विड है। तो अगर आप अब इसको टेम्परेचर दे, ठीक है, तो ये आपके पास बॉयल करेगा, मतलब आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास ये जो स्टेट है, आपके पास गैस है। क्या है आपके पास? गैस। यहां पर स्टेट लिक्विड था, अब यहां पर वेपर स्टेट आ गया। तो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर आप चले गए, चेंज आ गया। इस चेंज को मैं कह रहा हूं फेस चेंज। सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। फेस चेंज मैं इसको बोलता हूं। क्या बोलता हूं? फेस चेंज। अब देखो, देखो एक बात और, इसके दौरान आपने बोला है
कि आप इंशाल्लाह बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, जो आपके पास फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स पे, कि हमारे पास हीट असल में फ्लो करता है टुवर्ड कूल बॉडी, कूल बॉडी की तरफ जो है हीट फ्लो करता है। ऐसा नहीं कि कूलनेस आएगा हीट बॉडी, नहीं, हीटनेस फ्लो करती है टुवर्ड कूल बॉडी। तो यहाँ पर असल में आप देखें तो आइस है, तो इसने सराउंड से जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, फिर यहाँ पर लिक्विड ने एब्जॉर्ब किया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस वक्त उसने कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया है, इसने एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया, इस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो फेज चेंज के दौरान एनर्जी या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ये तो आपको समझ में आया। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता या रिलीज नहीं होता तो फेज चेंज आना नामुमकिन है। यहां पर बर्फ है, बर्फ को आप फ्रिज में रख दे और फ्रिज को ऑन होने दे तो सालों तक ये बर्फ ही रहेगा। जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हो, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बर्फ अपना स्टेट चेंज कर दूसरे स्टेट में चला जाता है, क्योंकि एनर्जी ये जो है एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब एक फेज चेंज के दौरान एनर्जी तो या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। इस एनर्जी को मैं कह रहा हूं कि फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, इसको मैं कह रहा हूं एनर्जी ऑफ फेज चेंज। कितना इजी है यार, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फेज चेंज क्या है सर? एनर्जी ऑफ फेज चेंज ये है, अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, ठीक है। द एनर्जी या द चेंज in energy, the change in energy during phase change के दौरान जो एनर्जी है, the change in energy during phase change are called, इसको मैं कह रहा हूं are called एनर्जी ऑफ फेज चेंज। इसको मैं कह रहा हूं एनर्जी ऑफ फेज चेंज। कितना इजी है, एनर्जी ऑफ फेज चेंज। देखो इस एनर्जी ऑफ फेज चेंज को मैं दूसरा नाम कह रहा हूं आर, या इसकी जगह आर लिखते, आर एंथैल्पी, सिंपल है, एंथैल्पी चेंज, सिंपल ही लिख ले, एंथैल्पी चेंज। एक फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, उस चेंज ऑफ एनर्जी को मैं कह रहा हूं एनर्जी ऑफ फेज चेंज। एनर्जी ऑफ फेज चेंज का दूसरा नाम है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इसका नाम। और ये एनर्जी ऑफ फेज चेंज जो वाकया होता है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब 22 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गया, 22 किलो जूल एब्जॉर्ब हो गया, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल एच से। ये डेल एच मुझे बता रहा है कि ये आपके पास एंथैल्पी चेंज है, मतलब एनर्जी तो या एब्जॉर्ब हुई है या एनर्जी रिलीज हुई है। अब दो बात है, या एनर्जी एब्जॉर्ब है या रिलीज है। तो डेल एच अगर हमारे पास है इस तरह है, डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये कि आपके पास पॉजिटिव 102 जूल है, ठीक है, तो मतलब इसका साइन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी आपके पास जो है ये एब्जॉर्ब हुई है। क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। अगर डेल एच आपके पास जो है नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव का मतलब है कि -92 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि एनर्जी आपके पास रिलीज हुई है। क्या हुई है? एनर्जी रिएक्शन के दौरान, फेज चेंज के दौरान रिलीज हुई है। सिंपल सी बात, सिंपल बात है। डेल एच आपको एंथैल्पी चेंज के बारे में बात कर रहा है,
या एनर्जी ऑफ फेज चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं। डेल एच पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। डेल एच आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो मैं जरा देखता हूं वीडियो हो रही है या नहीं। बिल्कुल हो रही है। ठीक है, तो डेल एच पॉजिटिव, डेल एच नेगेटिव। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गया। अब एक रिएक्शन है, इसका डेल एच जो है पॉजिटिव है। क्या है? डेल एच पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उस रिएक्शन को मैं कह रहा हूं दिस रिएक्शन और या दिस प्रोसेस आर कॉल्ड इसको मैं कह रहा हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन बोलो, अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस बोलो। एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बात आपने याद रखना है। क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपके पास है एवापोरेशन। एवापोरेशन हो रही है तो इसमें मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जिस मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं दूसरों के कंपैरिजन में तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो वो हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हीट में नहीं, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो एवापोरेशन आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरह आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसके दौरान जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा आपके पास जो है, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास जो है क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का मेल्ट होना, ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें भी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, अगर डेल एच आपके पास क्या हो, डेल एच आपके पास नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी आपके पास क्या हो रही है? एनर्जी आपके पास जो है रिलीज हो रही है। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिएक्शन को मैं कहूंगा दिस रिएक्शन आर कॉल्ड, इस रिएक्शन को मैं कहूंगा दिस रिएक्शन आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहूंगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं कहूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन का मतलब यह है कि आपके पास वेपर्स बन गया है, अब वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो वेपर के साथ तो एनर्जी ज्यादा है, जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो अपना एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कंडेंसेशन आपके पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है एक रिएक्शन है, सपोज मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपके पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, ये गेव 2NH3, 2 अमोनिया देता है। इसके दौरान डेल एच जो है ये आपके पास -92.3 किलो जूल पर मोल है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लेकिन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन आपके पास जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है?
ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिसका डेल एच नेगेटिव, इस बात का मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक है। जिसका डेल एच पॉजिटिव, इस बात का मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, जिसका नेगेटिव एक्सोथर्मिक, जिसका पॉजिटिव एंडोथर्मिक है। ये बात समझ में आए? बिल्कुल समझ में आए। देखो यहां पर दोबारा कंसेप्ट में आते हैं। देखो ये आपने नोट किए हैं, समझ में आए हैं। इसमें थोड़ा और कंसेप्ट करते हैं, इसको नोट कर ले शाबाश। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये तो चेंज है, ये पेस चेंज है, ये तो आपको समझ में आया। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है, और इसमें एक और कंसेप्ट कर रहा हूं। देखो इसको भी मिटा रहा हूं क्योंकि स्टेट चेंज आपको पता चल गया, ये भी मिटा रहा हूं। इसमें थोड़ा और कंसेप्ट करते हैं। देखो ये भी मिटा रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास आइस है। जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एक स्टेट से स्टेट आइस से स्टेट लिक्विड बनता है, तो मैं इस प्रोसेस को कहता हूं, ये प्रोसेस हमारे पास है मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग है, या मैं इस टेम्परेचर को बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को बोलूंगा कि ये प्रोसेस हमारे पास असल में फ्यूजन प्रोसेस है। क्या है हमारे पास? फ्यूजन प्रोसेस है हमारे पास। अब अगर लिक्विड से वेपर्स बनता है तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास लिक्विड से वेपर बनता है तो वेपोराइजेशन है। क्या है? वेपोराइजेशन। जिस टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन हो रही है उस टेम्परेचर को मैं बॉइलिंग पॉइंट कहूंगा। मुझे बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहा हूं, वेपोराइजेशन फ्यूजन प्रोसेस। अब अगर वेपर से आपके पास क्या बन रही है, वेपर से दोबारा आपके पास ये लिक्विड बन रही है, तो इसका जो उलट प्रोसेस है उसको मैं कहूंगा कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या कहूंगा? कंडेंसेशन। ये भी आपने याद रखना है। अगर लिक्विड से दोबारा आइस बन रही है तो इस प्रोसेस को मैं कहूंगा कि फ्रीजिंग प्रोसेस। मैं इस प्रोसेस को कहूंगा, क्या कहूंगा? फ्रीजिंग। ठीक है। अगर आइस है या आपके पास सॉलिड है, अब आइस तो नहीं है, सॉलिड है, मतलब I2 का सॉलिड है या आपके पास नेप्थलीन का सॉलिड है, और डायरेक्टली ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसको मैं कहूंगा सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या? सब्लिमेशन प्रोसेस है आपके पास। अब अगर वेपर से दोबारा आइस में आते हैं तो इस प्रोसेस को मैं कहूंगा डिपोजिशन प्रोसेस। क्या? डिपोजिशन प्रोसेस है हमारे पास। इसको नोट कर दे शाबाश, इनसे स्क्रीनशॉट ले, इसका कंसेप्ट यहां पर करते शाबाश। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो अगर यहां पर आप देखें तो इसमें 6 प्रोसेस है। सबसे पहले जो आपके पास है प्रोसेस, आपके पास जो है स्टेट है, और ये स्टेट आपके पास क्या है? ये स्टेट अगर आपके पास जो है सॉलिड है, जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उस प्रोसेस को मैं कह रहा हूं, ये प्रोसेस आपके पास होगा क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड, तो ये आपके पास फ्यूजन प्रोसेस होगा। इसको मैं कहूंगा फ्यूजन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड आर कॉल्ड फ्यूजन। इसको मैं फ्यूजन कहूंगा, ठीक है। वो फ्यूजन नहीं है जिसमें दो चीजें कंबाइन होती है, नहीं नहीं, ये केमिस्ट्री का फ्यूजन है, ठीक है। अब अगर लिक्विड से सॉलिड बन रही है, लिक्विड से सॉलिड बन रही है, तो इसको मैं कहूंगा लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन रही है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? लिक्विड से सॉलिड। तो ये आपके पास डिपोजिशन है। क्या है आपके पास? डिपोजिशन। इसको मैं कहूंगा डिपोजिशन। अब अगर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है या इससे वेपर्स बनते हैं, मैं इस ऐसा भी लिख सकता हूं, वेपर्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को मैं कहूंगा कि ये आपके पास वेपोराइजेशन प्रोसेस है। जिस टेम्परेचर पर बनता है इसको मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है। ये बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड, ये मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको आते हैं इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। अब अगर वेपर से दोबारा लिक्विड बनता है, वेपर से
वेपर से लिक्विड बन रही है तो इस प्रोसेस को मैं कहूंगा कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या? कंडेंसेशन। द प्रोसेस इन विच वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड आर कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। अब अगर सॉलिड से वेपर बन रही है, क्या सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स बन रही है, मतलब लिक्विड नहीं, डायरेक्टली वेपर्स बन रही है, तो इस प्रोसेस को मैं कहूंगा सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन इसको मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? सब्लिमेशन। ये आपके पास सब्लिमेशन है। अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास वेपर्स है और वेपर्स आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, वेपर्स आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को मैं डिपोजिशन कहूंगा। क्या कहूंगा? इस प्रोसेस को मैं डिपोजिशन कहूंगा। यहां पर मैंने लिख लिया है कि लिक्विड सॉलिड में, तो डिपोजिशन, ये डिपोजिशन नहीं है। ठीक है। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि आपके पास वाटर है, आप आइस में कन्वर्ट करते हो, तो इसको मैं कहूंगा फ्रीजिंग कहूंगा। क्या कहूंगा? फ्रीजिंग। ये आपके पास फ्रीजिंग है। एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये छठा प्रोसेस है। ठीक है। ये 6 प्रोसेस आपने याद करना है। इस पर एमसीक्यूज आते हैं। इसका मैं डिफिनीशन नहीं लिख सकता, देखो डिफिनीशन आसान है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड आर कॉल्ड फ्यूजन। The process in which liquid convert into solid are called freezing process. The process in which liquid convert into vapors are called vaporization process. The process in which vapors convert into liquid are called condensation process. The process in which solid convert into vapors are called sublimation process. The process in which vapors convert into solid are called deposition process. ठीक है। ये डिफिनेशन आपने याद करना है। अक्सर डिपोजिशन क्या है यार, अरे सर आराम से बोले ना। ठीक है, आराम से बोले। तो डिफिनीशन मैंने बोल दिए। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज बाय डिफिनीशन हम इसको कहते हैं। डिफिनीशन आपको देगा कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो आप इसका नेम बताएंगे। ठीक है। अब देखो इसमें और एमसीक्यूज क्या आते हैं। एमसीक्यूज आपको ऐसा देंगे, द अपोजिट या द अपोजिट प्रोसेस, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन आर। ये आपके पास कौन सा है? द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन आर। ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए आपके पास है वेपोराइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। दूसरा आपके पास है सब्लिमेशन और सी आपके पास है फ्रीजिंग और डी आपके पास है कि द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, बस ये भी डिपोजिशन है। तो इसका कौन सा है? देखो अपोजिट, सबसे पहले एमसीक्यूज को समझ ले। एमसीक्यूज में क्या आपसे मांग रही है? आपको बोल रही कि द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन का अपोजिट प्रोसेस क्या है? मतलब ये है, डिपोजिशन ये है कि वेपर्स अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को मैं कह रहा हूं डिपोजिशन। अगर सॉलिड बेक जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा? तो सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो सब्लिमेशन ना, तो ये आपके पास सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सब डिपोजिशन का अपोजिट क्या है? सब्लिमेशन है, ये है। इसी तरह कंडेंसेशन का अपोजिट क्या है? वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन लिक्विड वेपर्स में, तो फिर आपके पास वेपोराइजेशन। तो कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो फ्रीजिंग, लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो आपके पास फ्यूजन। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ये प्रोसेस है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। द अपोजिट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन आर डिपोजिशन, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन आर सब्लिमेशन, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन आर वेपोराइजेशन, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन आर कंडेंसेशन। इसी तरह द अपोजिट प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग आर फ्यूजन, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ फ्यूजन आर कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको मैं
फ्रीजिंग बोलता हूं। ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब यहां पर कंसेप्ट को थोड़ा घुमाते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा और इसको लेते हैं, शाबाश, इसके स्क्रीनशॉट ले, इसको मिटाता हूं, ठीक है, इसमें काम है इसलिए नहीं मिटाता, सिर्फ इसको मिटा रहा हूं। अब देखो यहां पर आपके पास सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको मैं कह रहा हूं फ्यूजन। लेकिन यहां पर कंसेप्ट ये है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है लेकिन फ्री में कन्वर्ट नहीं हो रही, ठीक है। यहां पर कुछ ना कुछ हीट जो है सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा। देखो इस तरह, ये आपके पास सॉलिड है, इसका मतलब ये कि आपके पास चलो आइस है और ये कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। अब लिक्विड मतलब आपके पास वाटर में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं फ्यूजन, ठीक है। लेकिन इसके दौरान सॉलिड जो आइस है इसने हीट जो है एब्जॉर्ब किया। हीट क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर दिया। जब हीट एब्जॉर्ब कर दिया तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर हीट एब्जॉर्ब ना किया तो मतलब इसका ये आइस में ही रहेगा, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये फ्यूजन प्रोसेस तब होगा जब एक सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो कि हमारे पास, अगर मैं लिख लो कि हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन है, तो हीट ऑफ फ्यूजन मैं किसको बोलूंगा? मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। मैं इस तरह कहूंगा, आवाज दर्जी सो, हाँ जी ठीक, हाँ एक आवाज नहीं दर्जी भाई, हाँ जी सही है। तो मैं इस तरह बोलूंगा, द अमाउंट ऑफ हीट required, या the amount of heat absorbed when solid are converting, अगर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूं, आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, अगर मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, आर कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपके पास क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन है। यहां पर मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सारे के सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक कंसेप्ट है, सबके लिए अप्लाई हो सकते हैं। अब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो यहां पर आपके पास जो है हीट रिलीज होगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when solid are converting into liquid are called heat of freezing, ठीक है। अब यहां पर लिक्विड है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसके दौरान जो है आप हीट देंगे तब आप वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन लिक्विड आर कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स आर कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट यहां पर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसका अगेंस्ट है। तो मतलब अगर एक प्रोसेस में देखो, अगर इसमें आपके पास लिक्विड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है जिसका डेल एच आपके पास पॉजिटिव है, तो इसका डेल एच आपके पास नेगेटिव होगा क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है यार, ठीक है। अब सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो डेल एच इसका पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपके पास डेल एच इसका पॉजिटिव है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस डिपोजिशन में डेल एच नेगेटिव होगा। तो आप इसके लिए हीट रिलीज लिखेंगे, इसके लिए हीट एब्जॉर्ब लिखेंगे। इसी तरह आपके पास ये प्रोसेस है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए डेल एच आपके पास क्या है? डेल एच पॉजिटिव है। लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो डेल एच आपके पास नेगेटिव होगा। तो बस सिर्फ सिंपल सी बात है, यहां पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन सॉलिड आर कन्वर्ट इनटू लिक्विड आर कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन लिक्विड आर कन्वर्ट इनटू सॉलिड आर कॉल्ड हीट ऑफ फ्रीजिंग। इसी तरह the amount of heat absorbed पॉजिटिव है, when liquid are converted into vapors are called heat of vaporization. The amount of heat
release when vapors are converted into liquid are called heat of condensation. The amount of heat absorbed when solids are converted into vapors are called heat of sublimation. The amount of heat released when vapors are converted into solid are called heat of deposition. ये लिखना है। अब इसमें ये भी कंसेप्ट है कि जिसका डेल एच पॉजिटिव मैंने आपको बोल दिया था कि वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो ये सब्लिमेशन ये आपके पास एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ऐसा लिखो। ये आपके पास किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ये आपके पास एक्सोथर्मिक का, क्योंकि डेल एच नेगेटिव, ये आपके पास एंडोथर्मिक का। ये आपके पास किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक का, तो ये आपके पास एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल है वहां पर जो मैंने एमसीक्यूज किए। तो अक्सर ये भी आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपने देखना है एंडोथर्मिक फ्यूजन, एंडोथर्मिक वेपोराइजेशन, एंडोथर्मिक सब्लिमेशन, ये याद रखना है। इनसे एक टेबल बना लो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? ये 3। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? ये 3। ये रखना है, ठीक है। अब हीट ऑफ फ्यूजन में इसको कह रहा हूं, अगर आपके पास एक सॉलिड है और वो डायरेक्टली जो है हीट में लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देखो हमारे पास आइस है, आइस जैसे कि सॉलिड है, तो सॉलिड कन्वर्ट हो रही है किस में? वाटर में। वाटर आपके पास लिक्विड है, तो उस दौरान डेल एच आपके पास क्या होगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल एच पॉजिटिव है और ये तकरीबन मुझे मेरे ख्याल में 6 पॉइंट समथिंग किलो जूल, ये इतना है, ठीक है, किलो जूल पर मोल अगर 1 मोल की बात करें। अब देखो अगर आप इस अमाउंट को स्पेसिफिक कर ले, या देखो ये हीट आप फ्यूजन जो है ये आपके पास 2 टाइप है। क्या है आपके पास? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास है मोलर हीट, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, एक आपके पास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। दूसरा आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। इसी तरह इन सब का मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट, ये सब का है, ठीक है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं? अगर मोलर हीट ऑफ अगर हीट ऑफ फ्यूजन में आप ये आइस, ये सॉलिड 1 मोल ले और 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको मैं बोलूंगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो डिफिनीशन को इस तरह लिखो, इसके लिए डिफिनीशन इस तरह लिखो, देखो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन ए, सिर्फ चेंजेस ये लाना है, चेंजेस ये लाना है। when one mole of solid are converting into liquid are called, इसको मैं कहूंगा are called molar heat of fusion। सिंपल सी बात है। इसका डिफिनीशन मैं किस तरह लिखूंगा? the amount of heat absorbed when 1 gram of solid are converting into liquid are called heat of fusion। सिंपल है ना, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं डेल एच, और इसके नीचे इस तरह लिखो फ्यूजन, इस तरह लिखो, इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन ये डेल एच आपके पास ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें जो हीट है ये एब्जॉर्ब हो रही है, और एब्जॉर्ब के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं डेल एच को किस तरह रखूंगा? पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है। अगर इसको आप डिफाइन करते हो मोलर हीट ऑफ फ्रीजिंग, तो मोलर हीट ऑफ फ्रीजिंग आपके पास, इसके लिए डेल एच ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसी तरह इसके लिए डेल एच ऑलवेज पॉजिटिव, डेल एच ऑलवेज नेगेटिव, डेल एच ऑलवेज पॉजिटिव, डेल एच ऑलवेज आपके पास नेगेटिव, डेल एच ऑलवेज आपके पास ये हो रहा है। ये आपने याद रखना है। ये कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया? यहां पर जो है इसका कंसेप्ट खत्म हो रही है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट इसमें बाकी है। अगर मैं इसमें से एक और एक्सप्लेन करूं तो फिर आपको मुकम्मल समझ में आएगा। आप मुझे बता दें, ये एक्सप्लेन करो, 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 सेम इसी तरह है, लेकिन एक इसमें और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं।
ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वो ये भी उसकी तरह है। और फिर इसमें मैं एमसीक्यूज करना चाहता हूँ कि डेलएच कब ज्यादा होगा कब कम होगा। ठीक है, शाबाश, इनको लिख लें स्क्रीनशॉट में। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ, वेपोराइजेशन वाला लो या कंडेंसेशन वाला या सब्लिमेशन वाला, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि आपके पास सब्लिमेशन वाला मैं ले रहा हूँ। सब्लिमेशन तो आपको क्लियर हो गए कि सब्लिमेशन हम किस को बोलते हैं। ठीक है, कि जब आपके पास एक सॉलिड है और ये सॉलिड कन्वर्ट हो रही है डायरेक्ट जो है वेपर्स में, तो इस प्रोसेस को मैं कहूँगा कि ये आपके पास सब्लिमेशन है। क्या है आपके पास? सब्लिमेशन है। जब सॉलिड आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो उस दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी, और हीट एब्जॉर्ब के लिए मैं डेल एच पॉजिटिव लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। तो इसलिए मैं अब लिखूंगा कि हीट ऑफ सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है? हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन इसका डिफिनीशन ये होगा, द अमाउंट ऑफ हीट इज, ये आपको आ रही है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when solid और डायरेक्टली, जब सॉलिड आप डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो डायरेक्टली इनटू वेपर्स में आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको मैं कहूँगा हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब ये हीट ऑफ सब्लिमेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे? डेल एच लिखो। क्या लिखो? डेल एच लिखो और सबली इसके नीचे इस तरह लिखो। ठीक है, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसके टू टाइप है। क्या टाइप है? टू टाइप से। एक आपके पास है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, सेम उसी तरह, ठीक है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। और दूसरा आपके पास है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, और दूसरा आपके पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्लिमेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन में क्या होगा? मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन में ये होगा कि ये सेम डिफिनीशन होगा, लेकिन आप इस तरह लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन के बाद ये लिखेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आर डायरेक्टली कन्वर्ट, यहाँ पर कन्वर्ट मुझसे बोल गया, ठीक है, कन्वर्ट इनटू वेपर्स आर कॉल्ड, फिर लिखो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, इस तरह मैं इस तरह लिखूंगा। यहाँ पर शायद ये कैमरा में नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं इस तरह लिखूंगा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल of solid directly convert into vapors are called molar heat of sublimation। इसमें क्या होगा? इसमें सॉलिड सेम डिफिनेशन, लेकिन सॉलिड को स्पेसिफाइड कर लो, 1 ग्राम कर लो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड when 1 gram of solid are converting into vapors directly are called specific heat of sublimation। specific heat of sublimation को डेल एच SUB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? बोलो समझ में आ गया? अब ये कंसेप्ट भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। इन सब के लिए लिखो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन,
specific heat of fusion, molar heat of freezing, specific heat of fusion। लेकिन एक बात याद रखना है कि डेल एच नेगेटिव और डेल एच पॉजिटिव का ख्याल रखना है। जब डेल एच नेगेटिव हो तो डिफिनीशन में आपने एब्जॉर्ब नहीं लिखना है, डिफिनीशन में आपने रिलीज लिखना है। जब डेल एच पॉजिटिव हो तो डिफिनीशन में आपने एब्जॉर्ब लिखना है। सिर्फ इसको सोचना है बस, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आ गया? इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पर कंसेप्ट इसमें कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको लिख ले शाबाश, इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दो। अब देखो तीनों कंसेप्ट कंबाइनली करते हैं कि जब आपके पास सॉलिड है और ये सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है वेपर्स में, तो इस प्रोसेस को मैं कह रहा हूं सब्लिमेशन। इसके दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसको मैं डेल एच सबली कह रहा हूं, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर लिक्विड है और लिक्विड कन्वर्ट हो रही है वेपर्स में, तो इसको मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये डेल एच वेपोराइजेशन है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक लिक्विड है, आपके पास एक सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रही है किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको मैं कह रहा हूँ डेल एच ऑफ फ्यूजन, इसको मैं डेल एच ऑफ फ्यूजन कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन अक्सर ये अराइज होते हैं कि डेल एच सब्लिमेशन ज़्यादा होगा या डेल एच वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा या डेल एच फ्यूजन ज़्यादा होगा। सबसे पहले तो आप मुझे बता दें कि जब सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेल एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अरे यार, सब्लिमेशन है, सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इस दौरान आपके पास ये डेल एच जो है ये आपके पास जो है पॉजिटिव होगा। क्या होगा? डेल एच आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर 99% पॉजिटिव होती है, ठीक है। लिक्विड आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो यहां पर भी आपके पास ये डेल एच क्या होगा, ये डेल एच आपके पास पॉजिटिव होगा, ये भी आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है जैसे कि आइस, तो इसमें भी डेल एच आपके पास पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, डेल एच पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब ये भी हीट एब्जॉर्ब करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। तो ये प्रोसेस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा या ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा या ये भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? कौन सा प्रोसेस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा? अब देखो यहां पर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब लिक्विड भी छोड़ दिया और डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए डेल एच जो सब्लिमेशन है ये ज्यादा है। यहां पर लिक्विड से वेपर्स में तो डेल एच आप वेपोराइजेशन से, और यहां पर सॉलिड से लिक्विड में आम टेम्परेचर पर अगर आप बर्फ को बाहर ला दें तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, तो डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी डेल एच ऑफ फ्यूजन से, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए which one of the following is high value, डेल एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन या डेल एच ऑफ फ्यूजन, तो आपने सबसे पहले इस ऑप्शन को करेक्ट करना है, फिर इसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब इससे फार्मूला ये बनता है, फार्मूला आपके पास ये बनता है कि ये डेल एच ऑफ सब्लिमेशन जो है ये बराबर है डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन का प्लस, या मैं इस तरह कहूंगा डेल एच ऑफ फ्यूजन का, कि इसमें फ्यूजन वाला हीट भी शामिल है और वेपर्स वाला भी इन्वॉल्व है, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन का। मतलब इस बात का ये है कि जब सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो सॉलिड से लिक्विड तक हीट उसने एब्जॉर्ब की, फिर जो है लिक्विड से वेपर्स तक हीट उसने एब्जॉर्ब की, तो ये कंबाइनली इसके बराबर है। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। अब इससे अगर आप ये मालूम है, आपको ये मालूम है, तो ये आप मालूम कर सकते हैं। अक्सर एमसीक्यूज में आपको देगा कि द डेल एच ऑफ फ्यूजन वैल्यू आर इतना 3 किलोजूल पर मोल, द डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन वैल्यू आर 5 किलोजूल पर मोल, व्हाट विल बी द डेल एच ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन को फाइंड करना है। अब अगर आपको डेल एच ऑफ सब्लिमेशन वैल्यू भी दे, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन वैल्यू भी दे, और आपको कहे कि डेल एच ऑफ फ्यूजन का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, डेल एच ऑफ फ्यूजन को अब मैं अकेला करना चाहता हूं, तो इसको इधर ला दो, ठीक है। तो इज इक्वल टू डेल एच ऑफ सब्लिमेशन माइनस
डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन, ये है ना, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास डेल एच है, डेल एच है, डेल एच वेपोराइजेशन है, डेल एच सब्लिमेशन है, डेल एच आपके पास फ्यूजन है, ये सब उन मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो पॉइंट अपने पास ये भी नोट कर ले, पॉइंट टू बी नोटेड, डेल एच आप वेपोराइजेशन है या डेल एच आप सब्लिमेशन है या डेल एच आप क्या है, फ्यूजन है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ज्यादा, उसका डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा, और इस तरह डेल एच ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा, ये सब के सब इसके लिए ज्यादा होंगे, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है, ये सब पॉजिटिव है। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा उतना ही उसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो मतलब डेल एच ज्यादा होगा, डेल एच सब्लिमेशन ज्यादा होगा, डेल एच फ्यूजन ज्यादा होगा। अगर मैं आपको एमसीक्यूज दूं कि आपके पास H2O है और आपके पास ईथर स्पिरिट है, तो डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन किसका ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है H2O का ज्यादा, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ईथर में आपके पास डायपोल डायपोल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए इसका डेल एच भी ज्यादा होगा। ये सब कंसेप्ट मैंने किया है बॉइलिंग पॉइंट इसमें, लेकिन यहां पर सिर्फ कंसेप्ट डेल एच का आया, सिंपल सी बात है। कौन से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इस बात का मतलब है कौन से का डेल एच ज्यादा है। कौन से मॉलिक्यूल का जो है आपके पास क्या बोलते हैं विस्कोसिटी ज्यादा है, इस बात का मतलब है कि कौन से मॉलिक्यूल का डेल एच ज्यादा है। सिंपल सी बात है यार, वो सब कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो सकते हैं। अब देखो, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन सब्लिमेशन फ्यूजन ज्यादा होगी पोलर मॉलिक्यूल के लिए एज कंपेयर टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल फोर्सेस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से ज्यादा होती है, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल में जो डेल एच सब्लिमेशन वेपोराइजेशन और ये फ्यूजन है, ये वैल्यू ज्यादा होंगे नॉन पोलर के कंपेरिजन। यहां पर कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो यहां पर एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज का लेक्चर जो है खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास क्या होता है और लिक्विड क्रिस्टल किस किस क्या बोलते हैं किस किस मेटर में इस्तेमाल होते हैं, इसका एडवांस कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट जो है लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास कौन सा था और इसमें कितने पेजेस आते हैं, उन पर भी बात करेंगे। एमसीक्यूज किस एंगल से आ रही है और हमारे पास स्टीरीन है, स्टीरीन कितने पेजेस से गुजरती है और लिक्विड क्रिस्टल के टाइप्स कितने हैं, जो कि केवी के बुक में नहीं है लेकिन और बुक में ये शामिल है, ठीक है। तो उन सब का कंसेप्ट हम इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक मुझे भी दुआ करते रहे, मैं भी आपको करूँगा। असल में टाइम बहुत ज़्यादा देर हो गई है, रात के 3 बजे हो रही है और मुझे भी नींद भी आ रही है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक जल्दी कर रहा हूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक मुझे भी इजाज़त दीजिए। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।